ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास आप क्लास को करिए ना, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके, जी ऑन। सर। ठीक है, इन लास्ट क्लास हमने किया था मॉड्यूलेशन। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया था। ठीक, उसके मेथड्स। ठीक, उसमें था एक तो स्क्वायर लॉ, डायोड मॉड्यूलेशन। डायोड को यूज करके हम लोग मॉड्यूलेशन करते थे उसमें। ठीक, इट वाज जस्ट लाइक बेस्ड ऑन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड था ये मॉड्यूलेशन मेथड। एक मिनट में वापस शेयर कर देता हूँ। ठीक, इट वाज बेस्ड ऑन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्किट। ठीक, दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने का सबसे अच्छा मेथड है, इट इज कलेक्टर मॉड्यूलेशन। ठीक, इसी को हम लोग को करना है। अब कलेक्टर मॉड्यूलेशन को करने के लिए थोड़ा सा आपको एम्पलीफायर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहले बेसिक्स रिवाइज करेंगे एम्पलीफायर के, फिर इस मॉड्यूलेशन मेथड को देखेंगे। ठीक, इसका बेसिकली सर्किट डायग्राम आपको याद करना है। ठीक, और कौन कौन से मॉड्यूलेशन मेथड होते हैं वो भी देखना है, सॉरी कौन कौन से एम्पलीफायर्स होते हैं वो भी देखना है। ठीक, तो इसके बारे में पॉइंट्स है पहले कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के बाद मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीफायर कनेक्ट होने के बाद। ठीक, इट इज ऑल्सो हाई लेवल मॉड्यूलेशन। हाई लेवल लो लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस डिफरेंस यही था कि अगर एम्पलीफिकेशन पहले करेंगे मॉड्यूलेशन बाद में करेंगे तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहलाएगा। पहले मॉड्यूलेशन करके फिर एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को तो लो लेवल मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक, अब इसमें दूसरा कलेक्टर मॉड्यूलेशन, कलेक्टर बेस एमीटर, ये आपको जो टर्मिनल्स मिलते हैं ये बीजेटी में मिलते हैं, बीजेटी ट्रांजिस्टर में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। ठीक, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, एम्पलीफायर सर्किट्स ऑफ बीजेटी इज यूज्ड। बीजेटी का एम्पलीफायर सर्किट यूज होता है। ठीक, अब बीजेटी एज एन एम्पलीफायर किस मोड में यूज की जाती है, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर इज यूज्ड इन कॉमन एमीटर मोड। सी कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर की तरह बीजेटी को यूज करते हैं। ठीक, अब इसका बेसिक वर्किंग देखेंगे, फिर देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। बेसिक वर्किंग,
बेसिक वर्किंग में क्या आता है, जैसे पहले तो इसको कॉमन एमीटर बोर्ड में कनेक्ट कर दीजिए। मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यह है आपका बेस टर्मिनल, यह है एमीटर टर्मिनल, और यह हो गया कलेक्टर टर्मिनल। ठीक, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है? तो आपको एनपीएन बताना। हाँ एनपीएन है क्या? जी, एनपीएन है, एरो बाहर की तरफ है ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो कलेक्टर टर्मिनल कैसा होगा? एन एन टाइप, बेस पी टाइप, एंड एमीटर एन टाइप। ठीक, बेसिक वर्किंग में बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन will be रिवर्स। reverse biased। ठीक, रिवर्स बायस मतलब एन से क्या कनेक्ट होगा? पी, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी, और यहां पे कनेक्ट होगा क्या? पॉजिटिव टर्मिनल। ये एमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज है, इस VBE। ठीक, अगर एक ही वोल्टेज सोर्स है तो इसको VCC भी कह सकते हैं आप, सॉरी BE नहीं है, VCE कलेक्टर और बेस के बीच का है। ठीक, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया बेस करंट IB। मेरे ख्याल से आप लोग इसका बेसिक वर्किंग जानते होंगे। इस VBE बेस एमीटर वोल्टेज, बेस जो है कि पी टाइप है, वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, यानी कि सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, नाउ यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना सकते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक VBE और IB के बीच में बनता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक VCE और इधर कलेक्टर करंट IC के बीच में बनता है। ठीक, तो बेसिक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो बनाते हैं, कौन सा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पे एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है। जैसा कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का डायोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसा ही मिलेगा आपको। IB, उसके बाद लीनियर। एक्चुअल ग्राफ जो बनता है, शुरू में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, बाद में लीनियर इंक्रीज। शुरू में इंक्रीज जो है स्लो रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा। दूसरा बना देता हूँ मैं। शुरू में इंक्रीज एक्सपोनेंशियल रहता है, स्लो रहता है, फिर बाद में जाके लगभग लीनियर हो जाता है आपका नी पॉइंट। अब क्योंकि VBE एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पे अप्लाइड वोल्टेज है, उससे करंट IB निकल रहा है जो कि बेस करंट है, तो आप लिख सकते हैं कि दिस सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन डायोड। ठीक, अब BJT का भी ब्रेकडाउन रीजन में यूज नहीं होता डायोड की तरह, जैसे जेनर डायोड आप यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वो मिलेगा, वो कैसा मिलेगा?
और रिवर्स बायस जंक्शन है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन, जिससे कलेक्टर करंट आपको मिल रही है आईसी। तो इसका जो आउटपुट है वो रिवर्स बायस जंक्शन के जैसे यहाँ पे नहीं मिलता था रिवर्स, थोड़ा सा इंक्रीज लीकेज करंट ऐसे फ्लो करती रहेगी बिफोर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने देते हैं आप लोग। दिस इज आईसी, वीसीसी लिख लीजिए या वीसीई लिख लीजिए, ओनली लीकेज करंट which depends on temperature, constant current flow करती है if IB is equal to 0। अगर आप बेस करंट बढ़ा देंगे तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा, will be IB1 IB2, IB2 is more than IB1 is more than IB। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका। ठीक ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि we know that IE is equal to IC plus IB। यहाँ से करंट गेन वोल्टेज गेन आपको मिल जाएगा। व्हाट इज IE अपॉन IC? कोई बताएगा? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑनलाइन है क्या? अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है अल्फा? व्हाट इज अल्फा? गेन अल्फा का मतलब इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा एटलीस्ट पीजीटी। देखिए हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सिमिलरली वी हैव IC अपॉन IB, इट इज बीटा। अच्छा, अल्फा IC अपॉन आई होता है कि आई अपॉन IC होता है? सर IC इक्वल टू अल्फा आई होता है क्या? ठीक है, उल्टा लिखा था मैंने। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 100 के आसपास फॉर बीजेटी। ठीक, हम देख सकते हैं द कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा IB। अल्फा से भी यहाँ मतलब नहीं, कॉमन एमीटर में हम लोग को बीटा से मतलब रहता है, ये कॉमन बेस के लिए है। करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आल्सो, एंड आल्सो बीटा जो बेस करंट कलेक्टर करंट आउटपुट का जो रेशियो है, बीटा इज फॉर ए नॉर्मल बीजेटी क्लोज टू 100 होता है। ठीक, तो अगर एमीटर करंट फिक्स्ड है आपका और आप हाँ कम्युनिकेशन क्लास ही है, बेस करंट में थोड़ा सा भी आप इंक्रीज करते हैं, यहां से यहां तक गए तो कलेक्टर करंट ज्यादा वेरी कर जाएगी, यहां से यहां पहुंच जाएगी अप टू 100 टाइम्स लगभग लगभग। ठीक, इसी को अगर हम वेरी करा देते हैं
सर्किट में एक छोटा सा सिग्नल ऐड कर रहा हूं। ये है आपका सर्किट डायग्राम। रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस्ड, एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक छोटा सा सिग्नल हमने ऐड किया। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन VBE है। ठीक, तो बेस करंट क्या थी, पहले कांस्टेंट थी। AC सिग्नल मिलने के बाद बेस करंट वेरी कर जाएगी कांस्टेंट के अराउंड। ठीक, अगर IB में इस तरह का वेरिएशन हो रहा है, RC, VCE, तो जो आपकी बेस करंट थी, सॉरी कलेक्टर करंट थी, IC was much higher than IB। इनिशियल मोड को छोड़िए, आप एक्टिव मोड में आइए। यह थी आपकी करंट। ठीक, बेस करंट में थोड़ा सा भी वेरिएशन कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन बनाएगा। पहले रेड वाला सिग्नल था, अभी ग्रीन वाला आउटपुट मिलेगा। ऑल्सो क्योंकि ये BCE या जो वोल्टेज है वो रिवर्स बायस्ड है, तो आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। VCE को पॉजिटिव लेकर के अगर आप लेते हैं तो इसको करंट को नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक, रिवर्स बायस्ड है तो इसको आपको नेगेटिव लेना चाहिए, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव लिया है। अगर उसको पॉजिटिव लिया है तो करंट को नेगेटिव बनाइए। ये एम्पलीफाइड करंट आउटपुट मिलता है आपको। ये बेसिक वर्किंग है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का। ठीक, ये क्या मिला है आपको? एम्पलीफाइड करंट आउटपुट। ठीक, अब देखिए इसमें कभी बेस करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हुई है और बेस एमिटर जंक्शन कभी भी फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स बायस नहीं हुआ है, हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड। ऐसे कंडीशन में बेस करंट का जो वैल्यू है 0 to 360 डिग्री, इस पूरे साइकिल पर कलेक्टर करंट भी कंडक्ट होकर के मिलेगी आपको। ठीक, वही अगर बेस करंट कभी 0 हो जाता तो कलेक्टर आउटपुट नहीं मिलता। अब कंडक्शन के बेस पे इसको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट में समरी में बता रहा हूं मैं, इसको डिटेल में आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देखते हैं। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ BJT एम्पलीफायर्स। ये किसी भी एम्पलीफायर का ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लास है क्लास A। क्लास A इज simplest form। एम्पलीफायर कंडक्शन 0 to 360 डिग्री तक होता है, जैसा कि ऊपर बनाया हुआ है। कंडक्शन इज 0 to 360 डिग्री एंड कंडक्शन 0 से 360 डिग्री तक है। और एक सेकेंड, हाँ, ऑल्सो एक्ट्स एज इन्वर्टर। एम्पलीफाइड होगा सिग्नल और हमेशा इन्वर्टेड भी होगा, जैसे ऊपर आपको इन्वर्टेड सिग्नल मिला है। ठीक, हाँ, क्लास B। क्लास B में से अगर हम लोग ये DC कंपोनेंट हटा दें, इसको अगर रिमूव कर दिया
और केवल एसी कंपोनेंट दिया, तो बेस सिग्नल क्या होगा 0 के आसपास, फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक, जब जो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक, लेकिन 5 से लेकर 2 पाई बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस जाएगा। रिवर्स बायस मतलब वोल्टेज तो बनाएगा, वोल्टेज तो आपने अप्लाई किया, लेकिन करंट नहीं मिलेगी आपको, करंट हाफ रेक्टिफाई हो जाती है। ठीक, तो अगर केवल 180 डिग्री का कंडक्शन है तो आपको यहाँ पे भी एम्पलीफाई होकर वोल्टेज मिलेगा, लेकिन एक हाफ गायब हो जाएगा। ठीक, तो क्लास बी में क्या होता है, कंडक्शन इज प्रेजेंट फॉर 0 टू 180 डिग्री, 0 टू 180 डिग्री नहीं, केवल 180 डिग्री तक कंडक्शन होता है और एक बाकी रिमेनिंग 180 तक नहीं होता है। अब इसमें से कोई सा भी हो सकता है, ये हो सकता है इनिशियली कंडक्ट करे, इनिशियली बाद में ना कंडक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है इनिशियली कंडक्शन ना हो बाद में हो। कंडक्शन इज प्रेजेंट फॉर 180 डिग्रीज ओनली, पूरा 360 डिग्री कंडक्ट नहीं करेगा। थर्ड क्लासिफिकेशन इज क्लास ए बी। ठीक, तो कंडक्शन इज देयर बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच का है क्लास ए बी। इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं कंडक्शन का कि 0 से 180 डिग्री तक एक मिनट, फ्रॉम 0 टू 180 कंडक्शन हुआ है, लेकिन फ्रॉम 180 टू 360 उतना कंडक्शन नहीं, रेक्टिफाई कर दिया हमने, लेकिन स्टिल पूरा रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है, केवल इतने पार्ट का हुआ। अगर पूरा 180 कर देते तो यहीं से चला जाना था उसको। सर आज का क्लास इलेक्ट्रिकल के लिए भी है क्या? हाँ, ये क्लासिफिकेशन आता है। इट इज क्लास ए बी रेक्टिफायर, सॉरी रेक्टिफायर नहीं, एम्पलीफायर। थर्ड वन इज क्लास सी एम्पलीफायर। ये जो है यहाँ पे फिर वही कंडक्शन इज लेस देन फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री से भी कम डिग्री तक कनेक्शन कंडक्शन होता है। और दूसरा, ये जनरली यूज होते हैं, यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। क्लास सी एम्पलीफायर्स हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज होते हैं और कंडक्शन यहाँ पे 180 डिग्री से कम होता है। सबसे ज्यादा कंडक्शन क्लास ए में, उसके बाद क्लास ए बी में, और 180 डिग्री क्लास बी में, उसके बाद सबसे कम कंडक्शन क्लास सी में, जो कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। और रीजन है स्टोर्ड चार्ज, जो आपके जंक्शन में स्टोर्ड चार्ज है उसकी वजह से आप सडनली जो है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस नहीं बन पाता है। कंडक्शन इज ऑलवेज लेस देन फॉर 180 डिग्री। ठीक, यूजिंग दीज एम्पलीफायर्स, देखिए इसमें आगे फिर क्लासिफिकेशन होता है, डी से लेकर टी तक क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए है, जनरल क्लासिफिकेशन नहीं है वो। जितनी देर सप्लाई देंगे उतना देर कंडक्शन होगा वहां पे। बेसिक क्लासिफिकेशन में सिर्फ 4 हैं, ए बी सी और ए बी। ये चारों क्लियर है आपको?
और जितना लिखा है उतना ही में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका। कोई डाउट? कुछ तो बोलिए, यस नो कुछ बोलिए। नो सर, नो सर। कौन है? चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग्स। यस सर। आपने क्लास स्टार्टिंग से किया है या स्टार्टिंग क्लास भी है? सर स्टार्टिंग क्लास मतलब मैं स्टार्टिंग से किया है सर। आज की क्लास? हाँ सर, 3 बजे से रुक रहा था सर। तब क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये तो आप पढ़ भी चुके हैं वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। बीजेटी नहीं पढ़ा सर है? नो सर बोला सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम बोला है, ठीक है। मुझे लगा, मैंने पूछा क्लियर नहीं है सर तो आपने लेकिन कहा नो। नो सर। सर लेकिन ये एंगल का इतना नहीं अच्छे से नहीं बताया था सर, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। फिर कंफ्यूज होता है ना सर एंगल का। उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है। डेप्थ में जाने से बहुत प्रॉब्लम भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप, ये 4 साल का कोर्स नहीं ना है कि आप पढ़ाते रहे, आप हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे पेशेंस के साथ। या जब आप 6 महीने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म करना चाहते हैं या 5 महीने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स खत्म करना चाहते हैं, तो आप उस तरह से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर अगर आप पावर सिस्टम नेक्स्ट क्लास है ना, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं पढ़ सकते ना। जी सर। नेक्स्ट, अगर इसको यूज करके आप नोट करके लिख लीजिए, यूजिंग above amplifiers, using above amplifiers, amplitude modulation can be done। इन एम्पलीफायर्स का यूज करके आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। ठीक, मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। ठीक, सब 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे, एक के बाद एक। पहला है ट्रांजिस्टर T1, यह एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसके कलेक्टर से हमको आउटपुट लेना है। बेस पे आप दोनों सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एक तो आप इधर रेजिस्टेंस के थ्रू प्रोवाइड कर दीजिए, प्लस VCC। ठीक, दिस इज एक्चुअली DC पावर सप्लाई। ठीक, यहां से फिर आप देंगे carrier signal will be high frequency करंट या वोल्टेज सिग्नल हो सकता है। ठीक, अब इससे कनेक्टेड होगा बेस एमीटर के बीच में एक RC सर्किट, करंट कंट्रोल करने के लिए R2 और वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए RC सर्किट। एमीटर से कनेक्टेड है तो RE और CE मान लीजिए, एंड इज अगेन गिवन टू कॉमन टर्मिनल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका मतलब ग्राउंडेड टर्मिनल नहीं होता है, इस कॉमन टर्मिनल जब ऐसे बनाते हैं। नेटवर्क में इसका मतलब ग्राउंडेड होता है, यहाँ पे इसका मतलब कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक, अभी कलेक्टर करंट का आउटपुट जाएगा फिर से एक RC सर्किट पे। तो जैसा आपका बेस एमीटर पे RC सर्किट का वेरिएशन है, वो एम्पलीफाई होकर के मिलेगा कलेक्टर के करंट के RC सर्किट पर। सॉरी, इट विल बी LC सर्किट।
अब इस एलसी सर्किट को दूसरा सिग्नल मिलता है दूसरे वाले एम्पलीफायर से। कंट्रोल करने के लिए एक कैपेसिटर भी आप लगाते हैं। जो कि अगेन कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है। बस इसको सप्लाई मिलती है एक दूसरे क्लास बी एम्पलीफायर से। अब वो क्लास बी एम्पलीफायर जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्टेड है इस सर्किट से। ये कुछ नहीं, एक सिंपल ट्रांजिस्टर है जिसको कोई डीसी सप्लाई नहीं मिली है। इसका कलेक्टर करंट यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे दिया आपने बेस बैंड सिग्नल। ठीक, लेकिन ये ट्रांसफार्मर गलत कनेक्शन कर दिया है, ये टर्मिनल यहाँ नहीं रहेगा। बेस बैंड सिग्नल का मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल ही है। एंड दिस इज योर मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर। ना जो बेस बैंड सिग्नल है आपको सीधे बेस पे दिया है। जैसा आपने ऊपर देखा कि अगर डीसी कंपोनेंट है प्रोवाइडेड या फिर क्लास ए बनता है और आप इसको डीसी को रिमूव कर देंगे तो वो केवल 180 डिग्री तक कंडक्ट करेगा और क्लास बी एम्पलीफायर हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर T2 है इसको नाम देते हैं T2 और ये है T1। सर्किट में क्या है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, आउटपुट बनाना बाकी है। इस ट्रांसफार्मर से आपको आउटपुट मिलेगा। आप अगेन इसको आप पास कर सकते हैं कैपेसिटर पैरेलल में, तो हाई फ्रीक्वेंसी इधर से पास हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी लो रिएक्टेंस हाँ पास हो जाएगी, बाकी की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी यहाँ पे। आपने लो पास फिल्टर लगाया है वहाँ पे, मॉड्यूलेटेड आउटपुट। ठीक, यहाँ पे फिल्टर कौन सा लगा है, इट इज टैंक सर्किट। दिस इज योर ऑसिलेटिंग सिग्नल। ये आपका मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफार्मर। दिस इज ऑल्सो सर्किट डायग्राम बना लीजिए। बन गया है तो बताइए। थोड़ा नीचे कीजिए ना सर, जी थोड़ा सा नीचे कीजिए। वीडियो ऑफ है। हो गया। हो गया सर। अब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं।
पहला है, पॉइंट वाइज लिख देते हैं, फॉर दिस मॉड्यूलेशन ट्रू transistors are used. दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक। वो कौन कौन सा? पहला ट्रांजिस्टर T1 is used as, ये देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं आपके, इसको आपको अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। ट्रांजिस्टर T1 is used as class C amplifier, and produces carrier signal, ठीक। अब ये कैरियर सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरह का, जैसे आप प्लस माइनस में देख सकते हैं। ये था आपका VCC जो फॉरवर्ड बायस आपने बनाया था, ठीक। इसके कंपैरिजन में कलेक्टर करंट जो मिली थी वो ये थी। अब ये कलेक्टर करंट इधर से या इधर से ऐसे ऐसे वेरी करती है, इट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। नाउ इस कैरियर सिग्नल को पास किया गया है टैंक सर्किट से, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपकी, और पास किया गया ट्रांसफार्मर से। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप जानते हैं डीसी कंपोनेंट ट्रांसफार्मर से पास हो सकता है कि नहीं? नो सर। नहीं पास हो सकता है, डीसी कंपोनेंट ट्रांसफार्मर से नहीं पास हो सकता, ठीक। तो आपको जो ट्रांसफर होने के बाद कंपोनेंट मिलता है वो डीसी कंपोनेंट हट जाता है यहाँ से, और फिर ये सिग्नल मिलेगा आपको ट्रांसफार्मर से पास होने के बाद, ठीक। इसको आप लिटरेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पूरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वर्किंग समझाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो एट इट्स आउटपुट हाई फ्रीक्वेंसी current is obtained, हाई फ्रीक्वेंसी करंट मिलेगा वो भी विथ डीसी कंपोनेंट के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी करंट इज obtained with DC component, ठीक। नाउ आपके पास दूसरा ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर T2, T2 is a class B amplifier, क्लास बी एम्पलीफायर है, 180 डिग्री तक कंडक्ट करेगा और जैसा आपका सिग्नल है वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। नहीं कैसा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक। अब ये मैसेज सिग्नल जो है ये ऐड हो रहा है, इसमें से डीसी कंपोनेंट हटा करके केवल अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ट्रांसफर होगा ट्रांसफार्मर के बाद, इधर मिलेगा प्योर एसी, सारे आपके वेरिएशंस हट जाएंगे। अब ये एसी कंपोनेंट ऐड हो रहा है कैरियर सिग्नल पे
विदाउट रिमूविंग डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट बाद में रिमूव होगा, ठीक। तो एज अ रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो चेंज हो जाता है, ठीक। नाउ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल is added to the previous output of T1 is with DC component। सर जी यहाँ नहीं समझा कि ट्रांसफार्मर से ये एसी करंट पास होगा ना, ऊपर वाला ट्रांसफार्मर से, हाँ, तो डीसी करंट बच जाएगा। तो डीसी करंट ये जो है वो नीचे आएगा। डीसी कंपोनेंट पास नहीं होता ट्रांसफार्मर से, हाँ तो वो प्राइमरी साइड पे सर्कुलेट करेगा, बस लॉस तो होगा आपने उससे। लिखा है कि इट्स आउटपुट हाई फ्रीक्वेंसी करंट इज ऑब्टेन विद डीसी कंपोनेंट। हाँ, क्या आउटपुट पे सर? तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट का मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं ना हो गया। विद डीसी कंपोनेंट। हाँ, डीसी कंपोनेंट के साथ मिलेगा आपको हाई फ्रीक्वेंसी करंट। जैसे मेरे पास एक करंट है, ये स्टार्ट हुआ 0 से गया 5 तक, फिर 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 ये कर रहा है। इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है। अम्मी, जी ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है, ये रहा इसका टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड स्मॉल, फ्रीक्वेंसी हाई। इसको आप लिखते हैं 5 साइन ओमेगा टी। अगर मैंने इसमें डीसी कंपोनेंट ऐड कर दिया, सपोज 5 + 5 साइन ओमेगा टी बनाना है, ठीक। तो ये जहाँ 5 से -5 तक जा रहा था, अभी 5 प्लस, ये तो हमेशा पॉजिटिव, 5 + 5 is 10 and 5 - 5 is 0। 0। सिग्नल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सिग्नल स्टार्ट होगा कहाँ से? 5 से जी जाएगा 10 तक, फिर ये ऐसे ऐसे चेंज करेगा। अच्छा, तो पॉइंट कि क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? दूसरा वाला सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है? है ना? ये देखिए राज जी का टाइम पीरियड, इतना टाइम के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो वही टाइम पीरियड इसका है। टाइम पीरियड स्मॉल रहेगा तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। तो ये विदाउट डीसी कंपोनेंट है, विद डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल जो कि अल्टरनेटिंग नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है। पीरियोडिक है तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सब डिफाइंड। इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। द फाइनल आउटपुट
can, yeah, total power T1 से मिल रहा है, yes, लगभग टोटल कैरियर से मिलता है आपको पावर, कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक। अब जो आपका मैसेज सिग्नल था उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर जाता है। साइन या कॉस किसी फॉर्मेट में ले सकते हैं, कॉस के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। इनिशियल क्या था कैरियर सिग्नल, विदाउट डीसी कंपोनेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो ये ऐसा था। हाई फ्रीक्वेंसी बनाना रहता है बस। ठीक, now message signal is like ना भी एम्पलीट्यूड नहीं देंगे, फ्रीक्वेंसी जो इसकी है। या मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सॉरी। अब देखिए इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इसके जैसा ही वेरी करेगा, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे बीसी से ही। पहले वो VCC से स्टार्ट हो रहा था, अभी उसमें मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हट जाएगा, ठीक। ये कॉस वाला सिग्नल है, एक मिनट, कॉस सिग्नल लेना है, ऊपर साइन बना दिया है, चेंज करना पड़ेगा इसको, दोनों कॉस लेके चलेंगे। फाइनल आउटपुट दिस इज योर सब जगह से डीसी कंपोनेंट रिमूव हो गया है।
पहले एम्पलीट्यूड ये था, बढ़ गया, तो VC इज नॉट कांस्टेंट, VC इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। हाँ ठीक है, इसका आगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है? क्या ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ, we can see that सर जी ये BC जो कौन सा वोल्टेज है? DC वोल्टेज जी कौन सा वोल्ट? पावर सप्लाई है वो। इट इज कॉमन बिटवीन बेस एमीटर एंड एमीटर कलेक्टर जंक्शन। क्या सप्लाई? सर, पावर सिस्टम 430 से बोला था कि सर? यस, ठीक है। सर्किट पे जाते हैं ना, ये बेस और एमीटर दोनों को सप्लाई दे, कॉमन टर्मिनल है ना ये। अब उसमें से डिवाइड करके इतना पार्ट इसको मिला है, स्टेप डाउन करके, ठीक। एमीटर को पूरा मिलेगा, एमीटर कलेक्टर को। ठीक, ये जी तीनों जो आपको ग्राउंडेड पार्ट्स दिख रहे हैं ये सब उसी से कनेक्टेड, VCC से। इवन दिस पॉइंट आल्सो, ये भी। ठीक, आगे चले। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वी कैन सी दैट amplitude is varying according to message signal। ठीक, इट मींस जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, VC इज इक्वल टू VCC प्लस VM, स्मॉल VM जो पहले था। therefore this amplitude VC is equal to VCC पहले था, उसमें क्या ऐड हो गया? VM साइन ओमेगा M t। ठीक है, अब VCC खुद एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, therefore final output will be, जो V0 है, it will be VC sin omega c t। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर दिए दोनों में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोगों को क्या मिलेगा कि दिस V0 will be equal to VCC plus VM sin omega M t into sin omega c t।
जो कि इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि ये AM सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। नाउ also if Vm upon Vc या VCC is equal to mu, that is modulating index। ये क्या है? modulating index है। ठीक, VCC कॉमन ले लीजिए यहाँ से, V0 will be equal to VCC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा m t इंटू साइन ओमेगा c t। Now, from the equation, it can be clearly seen that it is amplitude modulated signal with, अब ये क्या है इसमें, अगर आप मल्टीप्लाई करके इनिशियल डेरिवेशन आपको याद हो तो यहाँ से मिलेगा, आप साइन ओमेगा ct मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा करियर कंपोनेंट, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है तो साइड बैंड्स, और सब प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी विथ कैरियर सिग्नल एंड ऑल्सो साइड बैंड्स। ठीक, अब ये आइडियल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिला है। जैसे डायोड में आपने किया था तो वहां पे आपको बहुत सारे और सिग्नल भी मिले थे और फिर आपको उसको फिल्टर करना पड़ा था। ठीक, यहाँ पे ऐसा कोई फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है आपको। Here less harmonics and other frequencies are obtained। कम फ्रीक्वेंसी और कम हार्मोनिक्स मिलता है यहाँ पे, hence less filtration is also required। ठीक, अभी यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का दो टेक्निक है। एक है आपका स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेशन और एक आपका टेक्निक है कलेक्टर करंट मॉड्यूलेशन। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किससे ज़्यादा अच्छा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर नहीं करते। देखिए सिंपल, अगर क्वालिटी की बात करेंगे गुड क्वालिटी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, गुड क्वालिटी AM कहाँ से मिलेगा आपको? कलेक्टर मॉड्यूलेशन से। सिंपल एंड इजी कौन है? स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेशन। ठीक, ये एक टॉपिक आपका एज इट इज खत्म हो गया है। मॉड्यूलेशन मेथड्स जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, तो सबसे पूरे आपके कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उतना लेंथी नहीं है। तो जो मेथड्स हैं दो तरह के थे,
कल हम लोग करेंगे डीमॉड्यूलेशन। ये डीमॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, उसके कैसे मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स वहाँ पे भी हैं। उसके बाद हम लोग फिर अदर जो है इसमें प्रॉब्लम क्या आती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, उसको सॉल्व करेंगे। तो 3-4 क्लास आपका अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लगेगा, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में स्पीड बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना रहने दीजिए। 4:30 से आपका पावर सिस्टम क्लास है, ठीक। दूसरा अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए आज इतना काफी है। इसको ही आप रिवाइज कर लीजिए, अगर हो सके तो आप फिल्टर या फिर जो एम्पलीफायर्स हैं उसको देख सकते हैं, या बीजेटी सर्किट्स को, क्योंकि यहाँ पे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट नहीं था, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था, तो मैंने नहीं कराया उसको। आपको केवल मेथड जानना था। 4:30 पे मैं आपका स्टार्ट करूंगा पावर सिस्टम को। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ट्रांसमिशन लाइन पे भी इंटरेस्ट है, अगर देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं तो भाई सर आपको आइडिया भी हो पीडीएफ भेज जाएगा। दीजिए। मैंने ठीक है, बता दूंगा ट्रांसमिशन लाइन जो है आप लोग को मना क्यों किया गया था करने से। सर आज ट्रांसमिशन